कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। बाकी मुद्दों पे हमले करें, आक्रमण करें, इस पर मिलकर लड़ें। मैं बिल्कुल भी इस पर किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ दूसरी सरकारें हैं वहाँ कितने पेशेंट है और क्या हालत है, अब ये कहने की बात नहीं है कोई। अब जब युद्ध स्तर पे अभियान चल रहा है तो ये ट्वीट करना और केवल गाली देना ये उचित नहीं है। मैं सबको साथ आने का आह्वान करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब तो दिया ही, उन्होंने कोरोना की जंग में विपक्ष से साथ मिलकर लड़ने की अपील भी की। दरअसल कोरोना में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला था, लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि कोरोना की दूसरी लहर में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, अस्पतालों पर भी मरीजों का लोड बढ़ने लगा है, जिसके कारण दवाइयां और मेडिकल से जुड़े सामान की डिमांड और सप्लाई का अंतर भी बढ़ना स्वाभाविक है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई थी, लेकिन सरकार ने इसके बाद भिलाई स्टील प्लांट से नया करार किया है। 10 अप्रैल से वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र से भी ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी। एमपी को केंद्र से भी ऑक्सीजन मिलेगी। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि ऑक्सीजन पहले अस्पतालों को दी जाएगी, फिर औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सरकारी खरीदी के आदेश दिए। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात हुई थी, सर सरकार खरीद रही, सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी, सरकार खरीदेगी, पहुंचाएगी। दूसरी बात मैं आश्वस्त करता हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने हमको भिलाई से भी ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो भारत सरकार पूरी करेगी। इसलिए मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी कह रहा हूं और मित्रों से भी कह रहा हूं कि इसको पैनिक ना करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक को लेकर सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है। बिना डॉक्टर के पर्चे के इसकी बिक्री नहीं होगी। लेकिन कुछ शहरों से ऐसी भी खबरें हैं कि जिन लोगों को इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है वो भी इसका स्टॉक कर रहे हैं, जिसके कारण जरूरतमंदों को ये नहीं मिल पा रहा है। इसकी आड़ में कुछ लोग कालाबाजारी का खेल भी करने में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता है उसकी कीमत बाजार में जो निर्धारित कीमत है वो 900 से 1800 रुपये प्रति इंजेक्शन है। उसके 5-5 हज़ार रुपये इंजेक्शन लोग ले रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लोग जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग भी लाइन में लग कर इंजेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरह निर्देश दिए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो और जिसको आवश्यकता है उसको इंजेक्शन मिलेगा। सरकार ने पूरे निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कहीं कोई कालाबाजारी नहीं होगी और जिसको आवश्यकता होगी, जिसको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उनको मिलेगा दवा। समाज के डीएनए में समा चुकी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी बीमारी पर तुरंत काबू पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। लेकिन पिछले अनुभव के सकारात्मक पक्ष को याद करें तो कोरोना की पहली लहर में प्रदेश के लोगों ने और सरकार ने भी अपने स्तर पर काफी संजीदगी से लड़ाई लड़ी और दूसरे प्रदेशों की तुलना में नुकसान कम हुआ। एक बार फिर हम उसी मुहाने पर खड़े हैं जिसमें सतर्कता बरतने की जरूरत जितनी लोगों को है उतनी ही सियासत को भी है, क्योंकि कोरोना ना कांग्रेस देखता है ना ही बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत को ऑक्सीजन। क्या उन मसलों पर जो सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं और जिनसे लोगों को ये लगता है कि इस मसले पर उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या कांग्रेस है और क्या बीजेपी है, उन मसलों पर क्या राजनीतिक दलों को भी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इस पर पॉलिटिक्स ना हो? क्या ये मौका नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, उनको अस्पतालों में निकल जाना चाहिए? अगर इंदौर के दवा बाजार में, अगर क्या, ये तो सबने देखा कि वहाँ पैनिक लोगों की भीड़ उमड़ी, तो वहाँ कितने जनप्रतिनिधि पहुँचे, ये सवाल आपके हमारे सबके सामने है। इनमें कितने बीजेपी के थे, कितने कांग्रेस के थे और कितनों ने वहाँ पहुँचकर आम व्यक्ति को ढाढ़स दिया कि हर एक व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है रेमडेसिविर की, सबको इंजेक्शन मिलेगा। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ऐसी घटनाएं भी हमने मध्य प्रदेश में देखी कि जब जनप्रतिनिधि पहुंचे तो लोगों ने नाराज़गी जताई, अपनी पीड़ा व्यक्त की कि अब आपके आने का क्या फ़ायदा।
जिसको जाना था, जो संकट में था, वो चला गया। आखिर इन मसलों पर भी राजनीति क्या बताती है? और अब तो बड़ी तेज हो गई है राजनीति, मानवता से जुड़े मसलों पर भी राजनीति। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक दल पीछे है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि इस मौके पर सबको मदद की जरूरत है। चाहे कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि निकलेंगे सड़कों पर, आम व्यक्ति के साथ खड़े होंगे तो उसकी मदद होगी, लेकिन कोई जटिलता पैदा करने की जरूरत नहीं। आप अस्पतालों में जाकर अगर वहां भी राजनीति की बातें करेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, या बीजेपी ये दावा करेगी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इससे आम व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा। इस समय जो संकट हमारे और आपके सबके सामने है, उसका समाधान एक ही है कि हम भी धैर्य रखें, और हमसे अधिक धैर्य हमारी व्यवस्था रखे, हमारे राजनेता रखें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स रखें। और ये उन्हीं की जिम्मेदारी बहुत प्राथमिकता के स्तर पर है कि वो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके जरिए मदद करने की पूरी कोशिश करें उस पीड़ित व्यक्ति को, और ख़ासतौर से उस पीड़ित व्यक्ति को जिसका कोई भाई विधायक नहीं है, जिसके परिवार में कोई कलेक्टर नहीं है, जिसके परिवार में कोई दबंग या प्रभावशाली राजनेता या पत्रकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मदद करना, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, अगर मैं दो टूक शब्दों में कहूँ, उस व्यक्ति की आवाज़ बनना इस समय राजनीति का, सियासत का और प्रशासन तंत्र का सबसे प्रमुख धर्म है। और इस धर्म का सिला ईश्वर उन्हें देगा, क्योंकि यही बात हमारी सनातन परंपरा कहती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इंदौर से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव, युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी बीजेपी की युवा नेता और प्रवक्ता नेहा बग्गा, उनका भी स्वागत है। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी। ये संकट पर राजनीति, एक दूसरे पर आरोप और जनता की पीड़ा को लेकर जनता के बीच में जाने की कोशिश सिर्फ बयानों के तीर से, किस तरह देखते हैं आप? जी देखिए, जिस तरीके से शो की शुरुआत में आपने कहा कि ये जो संकट है ये सियासी संकट नहीं है, ये संकट मानवता का संकट है, और जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने तय कोशिश कर रही है निपटने की, लेकिन ये भी सच है शरद जी की जो पहली और दूसरी लहर के बीच का फासला था और सरकार के पास जो तैयारियों का वक्त था उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। अदरवाइज जो बेड्स पहले रेडी हो जाते वो अभी तक नहीं हो पाए। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पे लगने थे मध्य प्रदेश में, वो नहीं लग पाए। बहरहाल जो भी हो, ये बीमारी अप्रत्याशित तरीके से हमला करती है और शायद हमारा तंत्र भी नहीं समझ पाया कि इतना विकराल रूप धारण करेगी। लेकिन इसको किसी सरकार विशेष से जोड़ना या दल विशेष से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इंदौर की जहाँ तक बात करें, आपने जिक्र किया दवा बाज़ार का। दवा बाज़ार ने तो कहीं न कहीं प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी। आज कुछ समय के लिए जब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिले, जो दुकान थी वो खुली ही नहीं क्योंकि उसके पास खेप नहीं आई थी, तो कुछ समय के लिए चक्का जाम भी लोगों ने किया, जो पुलिस ने समझा बुझा के ख़त्म कराया। बहरहाल बात मुद्दे की ये है कि इस वक्त सियासत को अपने सभी छोटे बड़े लाभ हानि की चिंता किए बगैर एक साथ आना चाहिए। हम देख ये रहे हैं कि शुरुआत से शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दिया जाए तो इस महामारी से निपटने की कमान अफसरशाही के हाथ में लगी रही है और नौकरशाही के हाथ में रही है, और सियासत कहीं न कहीं पीछे है। अब सियासत की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए। जी, सियासत को आगे आना चाहिए, और लेकिन ये अपेक्षा भी पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी दोनों से रहेगी कि इसका जो संवेदनशील पक्ष है, और वो संवेदनशील पक्ष ये है कि वो आम व्यक्ति जिसकी आवाज़ प्रभाव की दृष्टि से तंत्र में नहीं है, जो शहर के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था इस समय नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति की आवाज़ बने। क्योंकि जो प्रभावशाली है वो तो कहीं ना कहीं से अपनी जुगाड़ लगा ही लेता है। किस तरह देखते हैं अजय सिंह जी आप, एक बड़ा मन सियासत का एक बड़े अप्रोच के साथ आगे आना
और यही वो मौके होते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं। जी, दुनिया के साथ हमारा मध्य प्रदेश जिस तरह से लड़ रहा है, इस समय नागरिकों की जितनी मदद की जाए वही पहला दायित्व है। हम सरकार की कमियां भी बाद में बता देंगे, उसके लिए भी बहुत समय है, लेकिन आज नागरिक अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए विपक्ष को अपनी बात रखना पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना महामारी में केवल राजनीति करते रह गए। अगर राजनीति के साथ व्यवस्थाएं करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। एक साल पहले मार्च 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 बिस्तर थे कोरोना के लिए, और आज एक साल बाद भी हम 20-22 हजार बिस्तरों पे खड़े हैं। वही ऑक्सीजन की दिक्कत 6 महीने पहले जब ऑक्सीजन समाप्त थी तो आपने कहा महाराष्ट्र ने बंद कर दी। कहाँ गए कांग्रेस के नेता? कमलनाथ जी क्यों उद्धव ठाकरे से नहीं कहते हैं? और 10 सितंबर 2020 को शिवराज जी ने कहा 6 महीने में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, 200 टन ऑक्सीजन हम बनाएंगे। एक ईंट नहीं लगी उस बावई में। शरद जी, हम लोग स्वयं उस जगह पर देख के आए हैं, और भाजपा के नेता राजनीति करते हैं। आज गुजरात ने जब ऑक्सीजन बंद कर दी तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि गुजरात अजय जी, लेकिन सवाल ये भी है, नेता मांग करें? अजय जी, सवाल ये भी है, क्या अभी विपक्ष में रहते हुए भी आपके नेताओं ने महाराष्ट्र बात की? चलिए, पहली बार बीजेपी ने आप पर हमला किया, लेकिन क्या कमियां गिनाना ही विपक्ष का मुख्य काम है? क्या इस मौके पर कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिनके देश के हर बड़े नेता से अच्छे संबंध हैं? हो सकता है उन्होंने चर्चा की हो और वो चर्चा कर रहे हों, लेकिन ये चीज़ें अगर इस मौके पर सामने आएंगी तो इससे विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का कद और बड़ा होगा। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। आज आपके पास कहने के लिए ये भी होना चाहिए कि शरद जी, मैं भी निकला, मैं भी गया 5 अस्पतालों में और 10 बेड की व्यवस्था मैंने कॉमन व्यक्ति को कराई, और इसमें मैंने बीजेपी के फला नेता के साथ तालमेल किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लड़ते रहेंगे विधानसभा में, सड़कों पर। सर, कुछ ऐसी बातें भी तो बोलिए जिससे, नहीं तो कितना रूटीन लगता है कि पहले ही जुमले से हम हमले पर आ जाते हैं। आपका अधिकार है, वो बिल्कुल अधिकार है, जैसा बीजेपी का है। जी देखिए शरद जी, बिल्कुल सही बात है, और मैं महाराष्ट्र से ही शुरुआत करूंगा। हमारे नेताओं ने सितंबर में भी अपील की थी, और महाराष्ट्र जहां मध्य प्रदेश के टोटल कोरोना महाराष्ट्र तो दे ही रहा है सर, कोर्ट का आदेश हो गया है, महाराष्ट्र तो दे ही रहा है, देना पड़ेगा उसको। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को लगातार सप्लाई कर रहा है, जबकि वहाँ किस तरह की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता राजनीति करते हैं। आप कहते हैं राजनीति नहीं करना है। मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंप में भाजपा के झंडे लगे हुए कैंप क्या किसी ने नहीं देखे हैं? तो उसको राजनीति नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी आज भोपाल में कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बहुत अच्छा संदेश है। उसके बाद दमोह जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, बिना मास्क के रैली संबोधित करते हैं, और आधा फीट की भी दूरी नहीं रहती है। भाजपा उम्मीदवार राहुल सिंह से उनकी, और जनता से कहते हैं कार्यकर्ताओं घर से निकलो, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को, जो ज्यादा वोट दिलवाएगा उसके घर में तो मैं समझ गया सर, आलोचना की वैक्सीन से ही कोरोना भागेगा। चलिए, मैं आऊंगा आपकी तरफ। आलोचना और निंदा ही वो वैक्सीन है जिससे कोरोना दूर होगा, ये चीज तो हम समझ गए। जी नेहा जी। जी शरद जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज कोरोना की बात करें तो आपने अपने पैकेज में बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना ना भाजपा देखता है ना कांग्रेस, उसी प्रकार से ना राजा देखता है ना रंग। जब आप इसके प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देते हैं तो कोरोना आपको एक समान तरीके से देखकर आपको चपेट में ले लेता है। और इसीलिए जब ये पूरा कोरोना का काल चल रहा है तो मैं शरद जी आपको और बंसल की टीम को, जिसने सरकार और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु बनने का काम किया है, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके चैनल के, जुगल किशोर जी ने आज जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई है, गोले स्वयं बनाकर जनता का इंटरव्यू लिया है, ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जनता को भी मैसेज जाता है, बार बार आप अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि आप कोरोना के काल में हैं, और जिन लोगों के पास आप जाते हैं वो समाज भी आपको ऑब्जर्व करता है, वो समझने का प्रयास करता है कि कोरोना का प्रोटोकॉल सिर्फ सरकार के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मंत्रियों के लिए नहीं है, सिर्फ विधायकों के लिए नहीं है, ये पत्रकार के लिए भी है, नेहा बग्गा के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। अब शरद जी, हम जो बात कर रहे हैं आज कोविड की, उसके जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं,
तो ये बात बिल्कुल सही है कि मानवता सबसे ऊपर है। और यही कारण है शरद जी, जिस दिन से कोरोना आया है तब से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आप अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को देखेंगे तो चप्पल पहनाने का काम, राशन पहुंचाने का काम, उनका आज वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन को लेकर मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन मैं, जब तक अभी ये प्रोटोकॉल नहीं आया था लॉकडाउन का कि आज से लॉकडाउन लग जाएगा शाम 5 बजे से, उससे पहले पिछले हफ्ते से प्रतिदिन हम जा रहे हैं कोरोना सेंटर्स में ये पता करने के लिए कि वैक्सीनेशन सही तरीके से लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर किसी व्यक्ति को बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो रही तो उसे बेड कैसे अवेलेबल किया जाए। और ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है शरद जी, आम जनता भी हमसे संपर्क कर रही है, कई कांग्रेस के नेताओं ने भी संपर्क किया है, आधी रात में डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करी है कि इनकी मदद की जाए, कहीं पर कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो कहा गया है कि आप इनको सबसे पहले एडमिट करवाएं। एक बात जहां तक वैक्सीनेशन के बाद ये जो इंजेक्शन की कालाबाजारी की आ रही है, ये दुखद है शरद जी। मैं गोविंद सिंह जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, आज मैं उनका बयान सुन रही थी एक चैनल पर जिसमें वो कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन लगा ली है पर वो कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम को कोरोना बताकर एडमिट किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले जब उपचुनाव थे तब वो कह रहे थे कि भाई सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, इससे अच्छा शराब पी ली जाए। तो मैं तो आपके चैनल से ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कांग्रेस का, अगर आप इसमें कुछ सकारात्मक नहीं कर सकते तो कम से कम जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। सिंपल प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए आग्रह करिए, वैक्सीनेशन का आग्रह करिए, और कहीं पर समस्या आए तो आप हम सब मिलकर अगर चलेंगे तो इस महामारी से पहली वेव में हमने लड़ाई की थी, आगे भी इससे लड़कर इसको समाप्त करने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। अजय जी, आता हूँ आपकी तरफ में। हर्षवर्धन जी की एक छोटी टिप्पणी ले लूँ मैं। हर्षवर्धन जी, एक शेर मेरे जहन में अक्सर कौंधता है, मेरे लिए भी, सबसे पहले तो मेरे लिए ही। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हम जब से होश संभालते हैं तो अक्ल बड़ी की भैंस, तो यही प्रश्न सबसे जवाब यही मिलता है, अक्ल सबसे बड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि अक्ल की मदद से हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जरूर सच है कि हम अपने हितों को सबसे ज़्यादा अपनी अक्ल की वजह से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। दवा बाजार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर आया हो तो भी बताइएगा, छोटा नेता नजर आया हो तो भी बताइएगा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिखा हो तो भी बताइएगा, छोटा नेता दिखा हो तो भी बताइएगा। आखिर नेतागण इस पीड़ा के समय में मोर्चे पर क्या दिख रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश की भी बात करूंगा मैं, इस पर आपकी टिप्पणी। जी सर जी। दवा बाजार में तो कांग्रेस और भाजपा के नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे शरद जी जनता का कोई हित नहीं सध रहा है। वो ये कहते हैं कि हम आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर देते हैं, हम टेंट लगा देते हैं, लेकिन जब किसी का अपना एक अदद इंजेक्शन के लिए अस्पताल में तड़प रहा होता है और उसकी आहें उसका अपना महसूस कर रहा होता है, तो उसके दर्द को केवल आश्वासन से मरहम नहीं मिलता, उसके दर्द को इंजेक्शन से ही मरहम मिलेगा। ये बात सच है। ये मैंने अक्ल की बात की, लेकिन अब बात भावनाओं की करें कि सियासत के पास वो मशाल है जो कि समाज को रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सियासत अगर कोई संदेश देती है तो पहला अनुकरण उसको करना होगा। मुझे अपने ऑफिस के एक बंदे की बात याद आई, उसने कहा कि कई नेता खुद मास्क नहीं लगा रहे। तो मैंने कहा साहब ये आपकी खुद की जान का सवाल है, आप लोगों को मत देखो, लेकिन ये भी सच है कि समाज हमारे अधिकारियों से, हमारे नेताओं से प्रेरित होता है और उनको फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये भी कहावत हिंदी की ही है, इसको नेताओं ने याद रखना चाहिए कि पहले वो खुद तो मास्क अच्छे से लगा लें, खुद डिस्टेंसिंग का पालन कर लें, उसके बाद जनता को संदेश दें। और जनता की भी जिम्मेदारी है। देखिए, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस या प्रशासन के लिए ये व्यवहारिक नहीं है कि वो हर घर के बाहर एक आदमी तैनात कर दे जो निगरानी करे कि लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये हमें ही करना होगा, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। ये बीमारी ऐसी है जो हमारे लोगों के बीच में फैलती है। तो जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे। लॉकडाउन आज शुरू हुआ है शहरों मध्य प्रदेश में, उसका पालन करे, जितना संभव है घरों में रहे और प्रोटोकॉल का पालन करें।
और जैसी ऐसी खबरें, जैसा दावा कर रहे थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कि आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कुछ दवाओं को, जिसमें रेमडेसिविर की भी बात है, आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। धन बड़ी ताकत है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी ज़रूरतमंद की दवा को छीन कर अपने पास संकट के समय के लिए रख लें। ये भी एक बड़ा क्राइम है, और ये सारा क्राइम मानवता के खिलाफ है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है सर। और सनातन परंपरा की तरफ मैं फिर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डरता किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं डरता है सर। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी शरद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है वो जवाब देंगी। 1 साल में आपकी सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई, जबकि सभी जानते थे कि ये कोरोना कम से कम 4-5 साल तक समाज में रहेगा और कोरोना के साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा। तो क्या 1 साल पर्याप्त नहीं था? ऑक्सीजन प्लांट जैसी योजनाएं कागजों से बाहर क्यों नहीं निकल पाई? क्या आप गोविंद सिंह जी का इंतजार कर रहे थे? कांग्रेस के नेताओं का इंतजार कर रहे थे? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो निकालिए अस्पतालों में। क्या आपने बीजेपी कार्यालय में रखी हुई है वो ऑक्सीजन? उज्जैन में आपके मंडल अध्यक्ष की मौत होती है, आपके कार्यकर्ता अस्पताल में हमला करते हैं, तो क्या वो झूठा हमला था? आपके कार्यकर्ता की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 9 लोगों की मौत हुई, उज्जैन में 5 हुई, जेपी अस्पताल में 2 हुई। और तीखा हो गया आपका आलोचना का स्वर। इसके आगे चलिए नेहा जी, शरद जी, मैं इससे ज्यादा मार्मिक नहीं हो सकता हूँ। मेरे पास प्रतिदिन फोन आते हैं, जेके अस्पताल पीपल से 500 मरीज एडमिट हैं। शरद जी देखिए, अगर कोरोना जैसी महामारी पे भी हम तू मैं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप फेडरल सिस्टम देखिए, जिस तरीके से पूरा देश एकजुट होकर इस कोविड की पहली लहर से लड़ा है, उसी के कारण हम उसमें विजय प्राप्त कर पाए थे। अभी इससे पहले अजय जी कह रहे थे कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो महाराष्ट्र से मदद ली, तो महाराष्ट्र ने हमें मदद की है। फेडरल सिस्टम का एक तरीका है, आज भी महाराष्ट्र हमारी मदद करने को तैयार है। अब महाराष्ट्र के बाद हमने गुजरात से मदद ली, गुजरात ने हमें ऑक्सीजन मुहैया करवाया। गुजरात के बाद मैंने ये कहा, आपके नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र मदद नहीं दे रहा। सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए, मदद करें, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने करी उस समय, मैंने ये फेडरल सिस्टम की खूबसूरती है शरद जी कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, पर जहां संकट आया है वहां हम एकजुट हैं। अब देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आबादी के तौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, पर महाराष्ट्र की संकट को देखते हुए वैक्सीन का डोज वहां पर ज्यादा उपलब्ध कराया गया है। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती किसी भी राज्य की कि उसकी जनता को किसी भी प्रकार की हानि का सामना करना पड़े। मैं तो विशेष आग्रह करूंगी, एक रिपोर्ट हम सुबह देख रहे थे शरद जी कि हमारी विधानसभा में 228 विधायक हैं, जिसमें से सिर्फ 96 विधायकों ने वैक्सीनेशन करवाया है। अब इसमें दोनों भाजपा और कांग्रेस के विधायक हैं, और जनप्रतिनिधियों की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। एक विधायक अगर संक्रमित होगा तो हजारों लाख लोग उससे संक्रमित होंगे, उनके परिवार वाले संक्रमित होंगे। हम इस पे बात नहीं करते। दोनों विपक्षी दल, विपक्ष और पक्ष मिलकर ये तय नहीं करते सबसे पहले हम अपने विधायकों का वैक्सीनेशन करा लें। ये नहीं देखते कि हम किस तरीके से मास्क की मुहिम चला सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा था हर्षवर्धन जी ने कि ये जो मास्क और जिस तरीके से हम प्रोटोकॉल्स को तय कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, उसके साथ में विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। जी बोल लीजिए अजय जी, और अब की बार कुछ प्रेम का बोल देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी देखिए शरद जी, प्रेम का बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हालात है बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप बोल बताइए, नहीं मैंने मध्य प्रदेश के इतने ज्वलंत सवाल पूछे व्यवस्थाओं से संबंधित, एक का भी जवाब नहीं दिया आपने। क्या प्रदेश की जनता जिनके मरीज अस्पतालों में वो इन प्रेम के बोलों से संतुष्ट हो जाएं? वो अस्पताल उनसे कह रहे हैं आपके मरीज को बचाना है तो इंजेक्शन आप लेके आइए, हमारे पास नहीं है। मैं आपको भाजपा की नेता से अपील करता हूं, आप अपना नंबर दे दीजिए, अपने पार्टी का नंबर दे दीजिए, जहां मरीज संपर्क कर ले इंजेक्शन के लिए, और जिनके मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं वो उसी नंबर पे संपर्क कर लें। आप इसी डिबेट के माध्यम से वो नंबर दे दीजिए, मैं आपके लिए कृतज्ञ रहूंगा इस बात के लिए। बहस के साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होती है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले ही वो नतीजों पर पहुंच कर की जाती है। और हम जो बहस जिसमें हम बैठे हैं, उस बहस का दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, वहाँ 2 राजनीतिक दलों के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको बहुत चढ़ा कर भेजा जाता है। जैसे आप बहुत पहले तैयार करते ना, अजय बाबू आज छा गए, क्या नेहा बग्गा को बोलने ही नहीं दिया भाई,
नेहा जी के लिए ये रहता है कि क्या बात है, अजय सिंह जी तो आज जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। यानी दोनों चीजें नतीजे पर पहुंच चुकी है। मैं इतनी करबद्ध प्रार्थना आप दोनों युवा नेताओं से करूंगा। अटल जी का गोल्डन वाक्य मैं कभी नहीं भूलता। जब नरसिम्हा राव जी से दोस्ती को लेकर उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आपकी बड़ी आलोचना होती है विद इन दी बीजेपी कि नरसिम्हा राव आपके बड़े मित्र हैं, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा, मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। भैया ये साहस भी लाइए, जनता के लिए आवाज उठाने का साहस रखिए। तो आप ही की पार्टी के नेताओं में ये भी साहस है कि वो एक दूसरे की अच्छी चीज़ों की भी तारीफ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कम है। कमलनाथ जी और शिवराज जी ऐसे नेता दोनों के पास मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, मैं जैसा कह रहा था कि इस बहस का कोई अंत नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एक ही तरीका है कि आप खराब हैं और एक कहेगा कि मैं अच्छा हूं, और इसमें जनता के हित कहाँ कितने सुरक्षित हैं ये जनता जानती है। आखिर मैं ये तो नहीं कहता ये प्रवृत्ति रातों रात बदल जाएगी, ये प्रवृत्ति में, क्योंकि जिसमें जीत और हार है वही बहस है, तो उस बहस में तो क्या बदलेगा फिर। लेकिन जनता के लिए ये कैसे बदले, इस पर एक छोटी टिप्पणी, कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा, और उसमें राजनीतिक दलों की सियासत भी कुछ कैसे बदले इस पर भी रोशनी डालिए। जी जी। देखिए, इस वक्त मानवता बहुत ही नाजुक पड़ाव से गुजर रही है, और इस वक्त सियासत तो नहीं की जाए। जो भी दल सत्ता में होता है उसके पास रिसोर्सेज सीमित होते, क्योंकि जिस गति से वायरस यूके वाला स्ट्रेन ख़ासतौर पे अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, लगातार फैल रहा है, उस समय संयम सियासत से भी अपेक्षित है कि संयम रखे, और जनता से भी अपेक्षित है जनता भरोसा करे सरकार पे, व्यवस्थाओं पे, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहेगी कि लोग परेशान हों, प्रभावित हों, वो प्रयास करेगी। ये मानव समाज के सामने संयम और परिपक्वता दिखाने का ऐतिहासिक अवसर है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम जीत हासिल करेंगे। दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी महामारियाँ आई और हमने इस पे विजय हासिल की, और मैं इस बात को लेके विश्वस्त हूँ और आश्वस्त भी हूँ कि ये बीमारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, बशर्ते हमने संयम का पालन किया, सावधानी बरती और भरोसा किया एक दूसरे पे। बड़ा सवाल यही है, इसी नोट पर हम इस बहस को छेड़ जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में गरम दल भी था, नरम दल भी था। सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, और महात्मा गांधी भी थे, और उनके साथ नेतृत्व करता अनेक नेताओं की पीढ़ी थी। लेकिन भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि महात्मा गांधी जी में कोई दम नहीं है, वो नहीं दिला पाएंगे आज़ादी। न महात्मा गांधी ने यह कहा कि सुभाष बाबू बड़े गलत रास्ते पर हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आलोचना होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़े शालीन और गरिमापूर्ण तरीके से की जाती थी। कई बार डर लगता है कि अगर 2021 में हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते तो किस तरह की आलोचना आज़ादी के दीवानों में होती। भगवान न करे वो आज की तरह की आलोचना होती कि ये दिलाएंगे आज़ादी, ये लड़ेंगे, ये देख तो लें अपने को पहले। सर मत ले जाइए उस तरफ। और जनता से भी अपेक्षा है कि वो भी संयम रखें, हड़बड़ी ना करें। ये समय ऐसा है कि हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी है। अगर हम 10 रुपए भी दे सकते हैं तो 10 रुपए दे दें, 100 रुपए देने की हैसियत है 100 रुपए दे दें। सर कहीं तो मूल्यांकन है। यहाँ SBI में अकाउंट है तो लोग कहते हैं, 2016 में हम भी सिंहस्थ में थे तो कुछ ज्ञान वाले बाबा यही कह रहे थे कि एक अकाउंट ऊपर भी है द्विवेदी जी, उस अकाउंट के बारे में सोचते हैं। कुछ बुझा आपको, नहीं बुझा आपको, पता नहीं सर, मैं तो बहुत ज़्यादा बूझ नहीं पाया, आप लोग बूझिएगा। लड़ेंगे हम, जीतेंगे हम, लेकिन साथ ही हाथ बढ़ाना, ये एक बड़ा मूल मंत्र है। आलोचना लड़ाई जारी रहे, लेकिन इसके साथ प्रेम और व्यवहार भी जारी रहे। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद हर्षवर्धन जी, नमस्कार।